नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास सिंह है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पे बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल पे जो एक विधेयक निकालने की बात की है उस पर हम बातचीत करेंगे कि वेदर दिस बिल इज़ अ गुड बिल और अ बैड बिल। इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सही हैं और इसको किस नज़रिए से देखा जाए, इसका कैसे एनालिसिस किया जाए, उस चीज़ को देखेंगे। तो बहुत जल्दी से शुरू करते हुए आते हैं आपकी स्क्रीन पे। इसको हम 5 अलग अलग हेड्स के अंदर देखेंगे। इसमें पहला है एम, क्या इसका उद्देश्य क्या है, इस बिल का उद्देश्य क्या है, क्या ये बिल करना चाहता है और उसके लिए क्या रीजंस दिए जा रहे हैं, क्या उसके किस वजह से उस बिल को लेके आया जा रहा है। और डिसइंसेंटिव्स अगला है डिसइंसेंटिव्स की इस बिल को, इस विधेयक को अगर ये कानून में तब्दील हो जाता है तो उसके बाद आपको किस तरह के इंसेंटिव या डिसइंसेंटिव मिलेंगे, उस पर बात करेंगे। फिर इस सारे बिल का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद अंत में सजेशंस, किस तरीके से इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस बिल को देखते हैं। इस बिल का एम क्या है। ये बिल चाहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने का पैमाना क्या रखा है सरकार ने? पैमाना रखा है कि अभी सरकार कह रही है टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 2.7, जिसको कि घटाकर वो करना चाहते हैं 2.1% इन 2026। 2026 तक जो फर्टिलिटी रेट है टीएफआर को 2.7 से 2.1% कम करना चाहते हैं। यानी कि बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो 2.7, उसको टीएफआर में नापा जाता है। फर्टिलिटी रेट क्या है, एट प्रेजेंट 2.7 है, उसको कम करके 2.1 पे लाना चाहते हैं 2026 तक। और इसका जो रीज़न दिया जा रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ, के लिए, कि डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र की और राज्य की तरक्की के लिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना या जनसंख्या को कंट्रोल करना, जनसंख्या का नियंत्रण करना बहुत ही अनिवार्य है। उस कार्य को करने के लिए हमें सरकार के पास इतने सीमित साधन हैं कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को नहीं देख सकता, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पूरी अपनी वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। उसके लिए स्टेट चाहती है कि हम एक विधेयक को लेके आएँ जिसके अंदर हम कुछ इंसेंटिव्स या कुछ डिसइंसेंटिव्स लोगों को दें ताकि वो कम बच्चों को पैदा करें या शिशु दर जो है वो कम हो जाए। तो उसको कैसे अचीव किया जाएगा? कुछ इंसेंटिव, कुछ फ़ायदे दिए जाएंगे या जो उनको उस 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे जिनके पास होंगे उनको कुछ डिसइंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हो कि हम सिर्फ 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। ऐसा करने से क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो स्टेट जो है, राज्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, राज्य से तात्पर्य यहाँ सरकार से है कि सरकार बेहतर तरीके से अपने लोगों के लिए काम कर पाएगी, उनको बेहतर सुख सुविधाएं प्रदान कर सकेगी। ऐसा सरकार का सोचना है। इस बिल के लाने का उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस और रीज़न यही है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इस बिल को लाने के इंसेंटिव, जो फैक्चुअल चीज़ है, इंसेंटिव्स क्या है। जो 2 बच्चों की नॉर्म को फॉलो करेंगे या जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे उनको सरकार क्या सुख सुविधाएँ प्रदान करेगी? सबसे पहली कि वो 2 इंक्रीमेंट देगी उनको सर्विस के दौरान। उनको नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको 2 इंक्रीमेंट देगी। इंक्रीमेंट का मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, कुछ उनकी तनख्वाह में वृद्धि की जाएगी जो कि बाकियों से ज़्यादा होगी। बाकियों को वो 2 इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन जिनके 2 हैं या 2 से कम हैं उनको वो इंक्रीमेंट दी जाएगी। दूसरा, घर खरीदने में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नया घर खरीदना है, घर खरीदना हर किसी का एक इच्छा होती है कि भाई मैं नौकरी में अपना घर बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है बहुत लोग लोन लेते हैं, तो लोन लेने के समय उसको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी उन लोगों को जिनके 2 से कम या 2 बच्चे हैं। फिर मैटरनिटी और पैटर्निटी छुट्टी दी जाएगी। माता पिता दोनों को बच्चे के जन्म के समय जो छुट्टी प्रदान की जाती है उसकी अवधि अब 12 महीने कर दी जाएगी इस बिल के तहत। अगर किसी मैटरनिटी लीव का प्रावधान ऑलरेडी से हमारे कानून के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ की बात करता है, संविधान भी बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशकों के तहत, और बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में ये कानून भी है कि अमूमन 3 से 6 महीने की छुट्टी स्त्रियों को, माताओं को दी जाती है शिशु के जन्म पे, सरकारी छुट्टी। और उसके दौरान उनको पूरी उनकी तनख्वाह और बाकी चीज़ें जो आदि भत्ते वगैरह हैं वो सब दिए जाते हैं। लेकिन
अगर वो 2 से कम उनके बच्चे हैं, 2 या 2 से कम बच्चे हैं, तो उनको ये अवधि 6 महीने की या 3 महीने की अवधि बढ़ा के अब 12 महीने कर दी जाएगी और इसमें पूरी सुख सुविधाएं और जो भी उनके भत्ते हैं और जो उनकी तनख्वाह है पूरी की पूरी उनको पूरा वेतन उनको दिया जाएगा। ये एक बेनिफिट है इस बिल का। और फ्री हेल्थ केयर और इंश्योरेंस कवरेज, फ्री हेल्थ केयर और इंश्योरेंस दिया जाएगा का प्रावधान भी रखा गया है जिनके पास 2 से कम या 2 बच्चे होंगे। अब यहाँ तक तो ये बिल समझ में आता है कि ठीक है, स्टेट एक कोई चीज़ अचीव करना चाहती है, उन चीज़ों को पाने के लिए वो कुछ लोगों को वो इंसेंटिव देगी। और लेकिन जो चीज़ क्वेश्चनेबल यहाँ पे हो जाती है, जो जिस पे प्रश्न उठाया जाता है, प्रश्न उठाने का जो बिंदु है इस पूरे बिल के अंदर, कि जो इन चीज़ों को नहीं करेंगे, या कहने का मतलब तात्पर्य जो 2 से ज़्यादा जिनके पास बच्चे होंगे उनको सरकार अपनी कुछ मूलभूत सुख सुविधाओं और अपनी कुछ सर्विसेज से वंचित करेगा। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है? अगर कर रही है तो कितना संवैधानिक है या असंवैधानिक है वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिसइंसेंटिव्स क्या हैं, क्या क्या डिसइंसेंटिव्स देती है सरकार। सरकार कह रही है कि जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको तो पहली बात, उनको कोई भी सरकारी जो स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, तो उनको डिबार कर दिया जाएगा जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। दूसरा, वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे जिनके पास 2 से अधिक बच्चे जिनके पास हैं। 2 बच्चे तक कर सकते हैं, जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वो किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोई आवेदन नहीं कर पाएंगे। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो अब ये कानून तो सब पे होगा, ये उनके लिए है जो अभी सरकारी नौकरी में नहीं है या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए तो हो गया, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं। जो ऑलरेडी सर्विस में है उनके लिए ऊपर भी लागू कर दिया, उनके लिए कह दिया कि आप जो हैं प्रमोशन नहीं पाएंगे अगर आपके 2 से अधिक बच्चे। तो नौकरी तो पहले ज्वाइन किए थे तब तो नहीं आपने बताया था कि ऐसा कुछ कानून आएगा, लेकिन अब हम 2 से ज़्यादा चाहते हैं तो अब हमारा क्या, या हमारे 2 बेटियां हैं हम बेटा चाहते हैं, या हमारे 2 बेटे हैं हम एक पुत्री का सुख लेना चाहते हैं, किंतु अब नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो आप हम पे, सरकार आप पे इस तरह की डिसइंसेंटिव्स या आपको ऐसी चीज़ें आप पे अप्लाई कर देगी। और इसके अलावा एक और है कि आप, जो बड़ा मुद्दा है वो है कि आप सरकारी पंचायती चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते अगर आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये इस बिल के अंदर हैं। इंसेंटिव डिसइंसेंटिव्स की बात हुई, अब बात करते हैं एनालिसिस की कि क्या, किस हद तक ये जो बिल है ये गवर्नमेंट का बिल सही है। जो ये, जहां तक देखिए बात आती है कि सरकार कुछ इंसेंटिव देना चाहती है और ये चॉइस लोगों पे रखती है कि हाँ आपकी चॉइस है, आप 2 से अधिक करें ना करें, आप 2 से अधिक भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप उस चॉइस को एक्सरसाइज करने से, उस चॉइस को रोकने के लिए अगर आप डिसइंसेंटिव्स लगाते हैं, वो एक प्रश्न का सवाल है यहाँ पे। वो किस तरह से, अगर हम देखें कानूनी तौर से, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 14 को ये सीधा चैलेंज करता है। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार में आर्टिकल 40 पे कहता है कि आपने जो ये ग्रुपिंग करी है, आपने जो 2 ग्रुप बनाए हैं, एक ग्रुप वो जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, एक ग्रुप जो है जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं, वो अपने आप में असंवैधानिक है। क्योंकि आप जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, आप जो उस बिल को लाने से जो आप उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल है, लेकिन जो उसके लिए आपने 2 ये ग्रुप बना दिए, ये प्रथम दृष्टि ही असंवैधानिक है। तो इसलिए आर्टिकल 14 या आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के ऊपर ये जो बिल उसकी कसौटी पे खरा नहीं उतरता। उसके अलावा अगर आप देखें आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, कि मेरी ये चॉइस है, मेरी फ्रीडम है, मेरी ये स्वतंत्रता है कि मैं
कितने बच्चे चाहूँ, ये हर एक नागरिक की अपनी स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र है और इसको निहित या इसको एक्सरसाइज करने की पावर भी है जो उसी इंडिविजुअल के ऊपर है, उसी नागरिक के ऊपर है, ना कि सरकार के ऊपर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप देखें इसमें यूनाइटेड नेशन इसके साथ साथ ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहती है कि पहला आर्टिकल उसका कहता है कि दिस इज फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न फ्री। पहला ह्यूमन राइट की डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पहला ये आर्टिकल, जनरल आर्टिकल, ये कहता है कि हर एक आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है और अपने जो डिसीजन है वो स्वतंत्र ले सकता है। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि स्वतंत्रता जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी करते रहें कि नहीं नहीं ये स्वतंत्र, मैं तो ये करना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है। तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की गई हैं या कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। वो लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ही लगाई हैं, संविधान की तरफ से ही लगाई जाती हैं या स्टैट्यूट या किसी कानून की तरफ से ही लगाई जाती हैं। लेकिन वो जो कानून, संविधान ये कहता है कि वो जो आप रिस्ट्रिक्शंस आप लगाएंगे किसी भी कानून पे या संवैधानिक कानून पे, वो अपने आप में रीजनेबल होनी चाहिए, वो जस्ट, रीजनेबल और फेयर होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि जो अनरीजनेबल हों। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के जो प्रीमाइस है, ये बिल पहले उन पे ही खरा नहीं उतरता है। संवैधानिक रूप से ये बेसिक आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 उन दोनों को ब्रीच करता है, 14 और 21 को ब्रीच करता है। देन हम आते हैं, हमने अपने देश को एक डेमोक्रेसी के रूप में अपनाया है। हम ये कहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का तात्पर्य क्या? प्रजातंत्र का वो जो एक डेफिनेशन हमने स्कूल कॉलेज में याद की, वो नहीं है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऑन द पीपल, ओवर द पीपल, इन द पीपल, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन के रूप में वो सही है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग उसका ये है कि प्रजातंत्र में आपको अपने लिए, आप डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में आपकी भागीदारी होती है, आप पार्टिसिपेट करते हैं। आप पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में। निर्णय लेने के लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह से आप वोट देते हैं। आप यह निर्णय लेते हैं कि हमारे देश में कौन शासन करेगा, कौन सरकार हमारे देश में आएगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, उस वोट के जरिए से आप उसको करते हैं, उसी को आप लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब वोट तक ही सीमित कर देते हैं। लेकिन वहाँ से लेके आप देखिए हर तरह की चॉइस एक्सरसाइज करने की, आपको मुझे ये करना है या नहीं करना है, मुझे जाना है या नहीं जाना है, मुझे शादी करनी है नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हर तरह का डिसीजन लेने की क्षमता आप पे छोड़ी गई है। वही डेमोक्रेसी होती है। राज्य या सरकार आपके पर्सनल डिसीजंस या आपके पब्लिक डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता, वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको अवसर प्रदान करता है कि आपका बेहतर से बेहतर आप जगह आपका डेवलपमेंट हो। इसीलिए आपको मौलिक अधिकार देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से वो गवर्न होता है। इसीलिए कानून आपके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाता है, कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो जब आप पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, तो यहाँ पे राज्य आपकी इस चॉइस पे, आपकी इस डिसीजन मेकिंग पे कि आपके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे या नहीं होंगे, इस डेमोक्रेसी के बेसिक प्रीमाइस को खारिज करता है। इसलिए ये बिल इस डेमोक्रेसी के पटल पे सही नहीं उतरता। उसके बाद हम देखें कि डेमोक्रेसी का एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते एक वेलफेयर स्टेट यह एक कल्याणकारी राज्य, हमारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, हमारा राज्य कल्याणकारी है कि सत्ता में जो भी आएगा, सरकार जिस तरह की बनेगी, उसका एकमात्र कार्य होगा कि लोगों का वेलफेयर करना, लोगों का कल्याण करना। इसीलिए सरकार बहुत तरह की स्कीमें लाती है। सरकार को कोई सपना नहीं आता कि एक ट्रेन चला दी जाए आज बिहार के लिए, आज यूपी के लिए, वो लोगों के कल्याण के लिए। प्रधानमंत्री स्वर्ण रोजगार योजना चला दी जाए या
जो उज्ज्वला योजना है वो चला दी जाए। सरकार को क्या पड़ी है, वो तो बैठ जाए वहाँ, उनको तो सत्ता मिल चुकी है, वो तो बैठे वहाँ दिल्ली के अंदर। तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल्याणकारी राज्य है। सरकार कोई भी आए, किसी भी व्यक्ति की आए, किसी भी पार्टी की आए, उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण करना। जब लोगों का कल्याण करना उद्देश्य है तो उसमें चुनने का अधिकार भी लोगों को दिया जाए। यह भी एक कल्याणकारी राज्य का बहुत बड़ा फीचर होता है, बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि चुनने, राइट ऑफ चॉइस शुड आल्सो बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, वो लोगों के हाथ में होना चाहिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो जब आप इस तरह का बिल लाएंगे, जब आप ये निर्धारित कर लेंगे, जब सरकार ये निर्धारित करना शुरू कर देगी कि आप कितने बच्चे पैदा करें या ना करें, तो आप इस चॉइस थ्योरी के अंदर, जो डेमोक्रेसी के अंदर है, आप उसमें आते हैं और आप उसको खारिज कर देते हैं। तो बेसिक प्रीमाइस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है या आपके गवर्नेंस सिस्टम का है, आप उसको ब्रीच कर रहे हैं। तो उसके पटल पे भी ये ठीक नहीं है। इसी तरह से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिसाइड हुआ, जिसका नाम है सुचिता श्रीवास्तवा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्ड टू वर्ड हैं कि वुमेन फ्रीडम टू मेक reproductive decision is an integral facet of right to personal liberty granted under Article 21। सुप्रीम कोर्ट ने वही आर्टिकल 21, अब मैं इसको दूसरे संदर्भ में पेश करना चाह रहा हूं, वो पेश सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि स्त्रियों की रिप्रोडक्टिव डिसीजन लेने की, क्या वो बच्चे पैदा करें या ना करें या कितने पैदा करें, ये उनकी प्राइवेसी का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर। ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को डिसाइड कर चुका है। ऑलरेडी ये केस सेटल्ड लॉ है। चॉइस बोथ टू प्रोक्रिएट एंड टू अब्सटेन फ्रॉम प्रोक्रिएशन, ये बात हो चुकी है। अब इस बात को अगर आप देखें, हम इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, नारी सशक्तिकरण, एक बहुत बड़ा शब्द बन गया भारत में। आप बहुत सारे सवालों में आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहा है, डिबेट्स में हो रहा है, नारी सशक्तिकरण। नारी को आपने चॉइस खत्म कर दी। यहाँ पे ये बिल लाके आपने नारी की, ये आप ये तो कह रहे हैं कि हाँ हम नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, हम नारी को आगे लेके आ रहे हैं, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसी तरफ आप एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें नारी की जो चॉइस है उसको आप लिमिट कर देते हैं, और आप नारी का जो सशक्तिकरण है उस पर यह बहुत तीव्र प्रहार है कि नारी अपने लिए डिसाइड ही नहीं कर पा रही। वो उसके लिए या तो उसका पति डिसाइड कर रहा है, एक पैतृक सत्ता डिसाइड कर रही है, या सरकार डिसाइड कर रही है कि हाँ हाँ आप कितने बच्चे पैदा करो। तो नारी की प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी कहाँ है? वो भी तो इंडिविजुअल है, उसको भी तो वो सारे अधिकार प्राप्त है जो एक पुरुष को या बाकियों को प्राप्त हैं इस देश में। तो आप इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, नारी सशक्तिकरण के खिलाफ एक तरह से ये लॉ जाता है। इसको आर्टिकल 21 की अगर नज़र से आप देखें, मैं आपको एक और केस का आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है केएस पुट्टुस्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जो हमारे अभी चीफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जज हैं और चीफ जस्टिस भी वो बनेंगे भारत के आने वाले समय में, तो उन्होंने कहा, मैं उनकी लाइन, अ पर्सन्स ऑटोनॉमी ओवर हर बॉडी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू प्रिवेसी, कि अपने शरीर के ऊपर मेरा खुद का अधिकार है और ये राइट टू प्रिवेसी का एक्सटेंशन है जो कि आर्टिकल 21 में दे रखा है। कि मेरी बॉडी है, मुझे इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये या इसको कहाँ कैसे रखना है, ये एक्सटेंशन है किसका? जो कि आर्टिकल 21 में दे रखा है राइट टू प्रिवेसी के अंदर। सेकेंडली, अगर आप, अब ऐसा भी नहीं है कि मेरी चॉइस, ये भी हम जानते हैं कि आपको कोई भी अधिकार दिया गया तो कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उसके पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो हमेशा रीजनेबल होती है, जस्ट रीजनेबल फेयर होनी चाहिए, कानून के मापदंडों के मुताबिक, संविधान
के पूरे इसेंस के मुताबिक होनी चाहिए। अब आप रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हैं, ठीक है, चॉइस है आपकी बच्चे पैदा करने की या आपका अपना डिसीजन है, लेकिन स्टेट उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उस समय आपको दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक डॉक्ट्रिन है, इसको अप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है। एक तो पहली बात कि ये एक फाउंडेड ऑन द लेजिटिमेट गवर्नमेंट एम, कि जो सरकार का जो एम है, सरकार का जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल मान लेते हैं, सही है। उसके बाद लिमिटेशन मस्ट बी रूटेड इन द स्टैट्यूट, जो भी आप लिमिटेशन लगाएंगे, जो डिसइंसेंटिव आपने यहाँ पे दिए थे वो उसी के अंदर होने चाहिए, आपके कानून के अंदर, ये भी बात सही है। लेकिन एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही कि क्या इस उद्देश्य को जो आप यहाँ पे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या आप इसको किसी और तरीके से हासिल कर सकते हैं बजाय कि पनिशमेंट कोरेसिव मेथड्स के अलावा, कि किसी को डिसइंसेंटिवाइज करके कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पंचायती चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपको सरकार का किसी भी तरह के जो बेनिफिशियल स्कीम्स चल रही हैं उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या इसको किसी और तरह से अचीव किया जा सकता है? ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ, अगर आप राइट टू प्रिवेसी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडर आर्टिकल 21, अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगाना चाहते हैं, जिस तरह के डिसइंसेंटिव्स आपने यहाँ लगाए कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे तो ये चीज़ें होंगी, तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट जो है वो पास नहीं करता, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के पटल पे ये बिल पास नहीं करता। इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर ये चीज़ मान लें, हम ये मान भी लें कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे होगा क्या? ऑलरेडी हम जानते हैं कि भारत में जेंडर रेशो या सेक्स रेशो या 1000 मर्दों के पीछे कितनी औरतें हैं? आई थिंक 922, ये हमारा जेंडर रेशो है या सेक्स रेशो है। तो ऑलरेडी जब स्क्यूड है, जब आप इस तरह की बात कर देंगे कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, तो जिन लोगों के पास 2 बेटियां हैं या जिन लोगों के पास 2 पुत्र हैं, उनको पुत्री की इच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो अबॉर्शंस कराएंगे। खासकर हमारे देश में तो ये पुत्र मोह बहुत ज़्यादा है कि नहीं, पुत्र ही होना चाहिए, पुत्र नहीं हुआ तो हमारा तो वंश खत्म हो गया। तो पुत्र मोह के अंदर आप अबॉर्शंस कराएंगे और जिससे कि जो ऑलरेडी स्क्यूड हमारा जेंडर रेशो वो और कम हो जाएगा। तो अगर फीमेल्स की भागीदारी स्टेट में कम होगी तो नेचुरली जो हमारी स्टेट का जो डेवलपमेंट रेशो है वो कम हो जाएगा। सेकेंडली, ये ऐसा माना गया, एक माना हुआ तथ्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना कि जब इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो जब स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, नसबंदी के कार्यक्रम होंगे और तरह के कार्यक्रम होंगे, ताकि आप जो है कम पॉपुलेशन बढ़ाएं, जनसंख्या कम हो, तो उसमें जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, वो हाशिए पे होते हैं, तो इससे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये भी एक बात है। अब चलते हैं उस तरफ, सजेशंस की तरफ कि हाँ क्या होना चाहिए। क्या हम सिर्फ कोरेसिव मेथड, एक पनिशमेंट देके, किसी को पनिशमेंट देके ही पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव तरीका भी है? अवेयरनेस एंड पॉवर्टी ऑल्सो, पॉवर्टी एरेडिकेशन, यहाँ पे पॉवर्टी भी लिख लीजिए। हेल्थ, एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन इंप्रूव कीजिए, अवेयरनेस को आप यहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। जब ये एक मानवीय बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास उनके जो बच्चे कम होते हैं, और बशर्ते कि जो लोग अनपढ़ हैं, जिनमें जो निरक्षर लोगों के पास बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ का मतलब नहीं समझ पाते कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण, पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे। उनके पास अशिक्षित होने के कारण, निरक्षर होने के कारण उनके पास इस बात की समझ नहीं होती। आमूमन जो पढ़े लिखे परिवार हैं, आप अगर आसपास भी देखेंगे तो उनके
जो बच्चे हैं वो बहुत सीमित बच्चे हैं, या कम बच्चे, या 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं उनके पास। आजकल तो एक का भी नॉर्म हो गया कि 1 इज़ इनफ, बिकॉज हम सिटीज़ में एक से ज़्यादा बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं सकते, उसका भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, क्योंकि उनकी समझ उतनी नहीं है, निरक्षर होने के कारण वो समझ नहीं पाते। इसी से रिलेटेड है ये हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो निरक्षर हैं और हेल्थ सुविधाएं हमारे देश में इतनी अच्छी नहीं है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ है, जो जनसंख्या नियंत्रित करने के जो भी मेडिकल तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाने में अनपढ़ लोग असहज होते हैं। वो इतनी जल्दी से उनको अपनाते नहीं, अपनाते हैं तो डरते बहुत हैं, तो उस चीज़ को अपनाने से डरते हैं, जिस वजह से नेचुरली जनसंख्या की वृद्धि होती है। और हमारे यहाँ पे ना हेल्थ सेक्टर इतना बढ़ चुका है, ना इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पे टैकल कर सके, उनको इन सब चीज़ों के प्रावधान या इन चीज़ों की अच्छाइयाँ को बता सके। अगर आपको याद हो, हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसका नारा था हम दो हमारे दो। उसको सरकार ने कितना चलाया, टीवी पे, रेडियो पे, ट्रकों पे, बसों पे, पब्लिक प्लेसेस पे उसको चलाया। तो आप देखिए 1951 से लेके 2021 तक पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हुआ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद भी वो कब हुआ, जब आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, लोगों को अवेयर किया, एजुकेट किया आपने, तब सरकार ने उस समय कोई करेसिव मेथड नहीं यूज़ किया, कोई ऐसा मेथड नहीं यूज़ किया जिससे आप लोगों की चॉइस को रोक पाएँ या लोगों पे किसी तरह की ज़्यादा बच्चों की वजह से कोई पनिशमेंट उन्हें दें या कोई डिसइंसेंटिवाइज करें, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या किया, उसको प्रचार किया और उनको अच्छी सुख सुविधाएं दी, एजुकेशन की फैसिलिटी दी, उनको एजुकेट किया इस मामले में, तो दर कम हुआ। इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब आप एम्प्लॉयमेंट भी होगी, इसके पढ़े लिखे होंगे, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, नेचुरली एम्प्लॉयमेंट होगी, तो वो अपने न्यूक्लियर परिवार की तरफ, छोटे परिवार की तरफ लोगों का रुझान होगा, ताकि वो अपने बच्चों का और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएँ और आर्थिक समृद्धि और देश की ओवरऑल समृद्धि की तरफ चलें। ये ऑलरेडी उनके अंदर समझ आएगी। जब ये चीज़ों का अभाव होगा नेचुरली, तो आपका बर्थ रेट ज़्यादा होगा, जन्म दर ज़्यादा होगा। जन्म दर आपने कम किया, भारत ने कम किया है, लेकिन भारत ने कोई ऐसा कोरेसिव मेथड नहीं यूज़ किया इससे पहले। तो अगर आप अब इस तरह का मेथड यूज़ करेंगे तो कानूनी रूप पे कम होगा, विमेन्स राइट्स, विमेन इमेंसिपेशन के रूप से कम होगा। इट विल बी द ब्रीच ऑफ आर्टिकल 21 एंड 41। एट द सेम टाइम कोरेसिव मेथड डाल के आप पीपल्स चॉइस थ्योरी, जो डेमोक्रेसी के अंदर है, प्रजातंत्र, उसको भी आप खारिज कर रहे हैं। साथ साथ कल्याणकारी राज्य होने का जो एक उद्देश्य है, जिस वजह से जिसके ऊपर हमारा संविधान बेस्ड है, आप उसको भी ब्रीच कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये लॉ उस पर स्टैंड नहीं करता। तो करना क्या चाहिए, कोरेसिव मेथड लाने चाहिए, नहीं लाने चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। नो वेयर आई एम सजेस्टिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहीं भी मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन करने का तरीका ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके लिए किसी को पनिशमेंट दें, तो उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी प्रिवेसी, उसकी पर्सनल लिबर्टी ब्रीच होती है, जो कि हमारा संविधान हमें अलाउ बिल्कुल नहीं करता। अब अगर हम मिथ्स एक और टॉपिक पे जाते हैं, ऐसा ये हमें माना जा रहा है कि भाई एक समुदाय के कुछ ज़्यादा बच्चे हैं और बाकी समुदाय के कम हैं। अगर मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा, उन फिगर्स के ऊपर आप इस चीज़ को डिसाइड करें। अगर एक फिगर है कि बर्थ रेट एक समुदाय में हमें लगता है कि ज़्यादा होता है, या जो एक लार्जेस्ट मिनॉरिटी है उसमें ज़्यादा है, तो अगर हम देखें टोटल फर्टिलिटी रेट है वो एक ही ज़्यादा है, जो कि अब घट के मिनॉरिटी का, जो लार्जेस्ट मिनॉरिटी है इस देश की, यानी कि जो 14.2% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, ऐसा अमूमन माना जाता है कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, या लेकिन निरक्षर होने के कारण है, ये नहीं कि वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप फैक्ट्स को भी देखें, 1951 में और फर्टिलिटी रेट जो है वो एक से अब तक एक ज़्यादा था। अगर बहुजन समाज जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसके 3 चिल्ड्रन हैं, तो उनके जो मिनॉरिटी ग्रुप है उसके सिर्फ 1% ज़्यादा था, यानी कि दे विल हैव 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे होंगे, जो कि घट के 0.48% हो गया। बेसिक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि फर्टिलिटी रेट का डिफरेंस हिंदूज एंड मुस्लिम में सिर्फ 1% का ही है, जो कि अब घट के 0.48% हो गया। तो ये फीलिंग, ये कॉमन फीलिंग, पॉपुलर फीलिंग लाना कि नहीं उनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ये एक गलत अवधारणा है। और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी देखें
हिंदूज का 2011 के सेंसस के मुताबिक 19.92 से लेके 16.72 हो गया 2011 से लेके 2011 के सेंसस में। ये 2001 से 2011 के बीच में 19.92 से लेके 16.72, जो कि मुस्लिम्स का 29.52 से लेके 24.6 यानी कि 24.6 हो गया। जो कि ये माना जा रहा है कि जब 2021 में अब जो सेंसस होगा उसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हिंदूज का घट के, जो कि 16.72 था, घट के 15.7 हो जाएगा और मुस्लिम्स का घट के 18.2 हो जाएगा। तो बहुत कम डिफरेंस है। तो ये मानना कि एक कोई समुदाय है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है, वो गलत है सेंसस के आधार पे, अगर आप फिगर्स के आधार पे देखें। और टोटल फर्टिलिटी रेट अब इसके अंदर जो अचीव करना चाह रहा है गवर्नमेंट का एक मिसप्लेस्ड कंसेप्शन मैं कहूँगा कि 2.6 को लाना चाहते हैं 2.1 तक। कब तक लाना चाहते हैं? 2026 तक। अगर नॉर्मल बिना ये बिल लाए जिस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ अभी हो रहा है, अगर उसी तरीके से भी होता रहे तो ये 2.1 जो है यूपी की पॉपुलेशन 2025 तक खुद ही अचीव कर लेगी। उसके लिए बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए कि ऑलरेडी जो एट प्रेजेंट चल रहा है रेट उसी से इतना कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक गलत अवधारणा लोगों के मन में, या एक पॉपुलर व्यू, या उसे कह सकते हैं राजनीतिक हो सकता है। मैं ज़्यादा इस विषय पे ना कहूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी समझ के लिए मैंने ये आर्टिकल, ये जो फिगर्स हैं यहाँ पे रखे हैं कि किसी एक ग्रुप की ये फीलिंग कि एक ग्रुप में ज़्यादा होते हैं, अगर हम उनको साक्षर करेंगे, अगर हम बेहतर सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको देंगे, तो ये भी कम डाउन नीचे आ जाएगा। इट विल ऑल्सो कम डाउन। एंड आप उस चीज़ को देखें कि 1960s या 70s में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, ऑल दोज थिंग्स कि बर्थ रेट ऑलरेडी हाई था, लेकिन जो समुदाय शिक्षित हो गए, जो समुदायों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली, खासकर शिक्षा बहुत बड़ा इसमें एक रीज़न है, उनका जो है बर्थ रेट कम हुआ, उन्होंने पॉपुलेशन पे नियंत्रण किया। लेकिन कुछ समुदाय अभी भारत में ऐसे जिनमें साक्षरता का जो लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो वो एक रीज़न है। तो इस बिल को लाना, सरकार की नीयत अच्छी है, सरकार का एक अच्छा प्रावधान है, सरकार एक अच्छी चीज़ करना चाहती है, उसका एम भी अच्छा है, सुख सुविधा देना चाहती है। लेकिन जिस तरह से वो इस बिल को लाना चाहती है कि लोगों को डिसइंसेंटिवाइज करके, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है, और वो प्रश्न चिन्ह संवैधानिक भी है और सामाजिक भी है। और हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन। लेकिन उस ग्रोथ और इस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम कोरेसिव मेथड्स की बजाय अगर हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करे सरकार, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इट विल बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। उस जो गवर्नमेंट हमने, जिस तरह का संविधान, जिस तरह का राजनीतिक प्रणाली हमने अपनाई है, उस तरह की प्रणाली के बिल्कुल सही होगा, उसके तहत होगा और संवैधानिक रूप से होगा। इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पे भी उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, बजाय कि हम ऐसी कोरेसिव मेथड्स लाके जिससे कि ध्रुवीकरण या समाज में अराजकता या एक किसी वर्ग को वो चीज़ सरकार की अच्छी नहीं लग सकती। इसी के साथ मैं इसको यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए। साथ में आपसे अपील करता हूँ कि अगर आप मुझसे और करंट अफेयर्स के बारे में या ऐसे बर्निंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मोबीशाला का ऐप डाउनलोड करें, उसमें मेरा कोड डालें VSIA 2021। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।